गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज 2 जुलाई है और आपको हाई स्कूल के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पुनः रिवाइज करके पढ़ाया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस आपदा काल में अध्ययन बड़ी मुश्किल कार्य हो गया है, लेकिन आपको इसी आपदा काल में अपने पढ़ाई कार्य को पूरा करना है और भविष्य में उच्च अंक प्राप्त करके विद्यालय परिवार को, माँ बाप को और समाज को गौरवान्वित करना है। तो इस मुश्किल दौर में हम लोग एक दूसरे से केवल और केवल जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं उन्हीं से जुड़ सकते हैं। इन माध्यमों की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ त्रुटियां हैं। विशेषताओं में ये है कि हम लोग एक दूसरे से दूर रहते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एक दूसरे की पढ़ाई और जरूरतों को पूरा कर लेंगे। परंतु एक समस्या है और वो समस्या मूल रूप से यह है कि जो आमने सामने पढ़ाई का जो क्रम होता है, जिस तरीके से हम आमने सामने बैठ करके एक दूसरे को पढ़ाते हैं, वो चीज़ें, वो प्रभाविता थोड़ी कम हो जाती है। अध्यापक तो पूर्ण मेहनत से पढ़ाएगा, लेकिन आपके परिश्रम पर निर्भर करेगा कि आप उसमें कितनी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये बनती है कि देखिए, इस आपदा काल में सबसे संकटग्रस्त प्राणी जो समाज का हो चुका है, वह आज के ज़माने में संस्था जो सबसे संकटग्रस्त है वो विद्यालय है, और समाज का जो प्राणी सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त है वह एक शिक्षक है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से पूरे नेशनल एकेडमी परिवार की तरफ से, आप गार्जियन से, आप अभिभावकों से, आप छात्रों से नम्र निवेदन है, यथाशीघ्र विद्यालय कैंपस में आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और जो अल्प निर्धारित शुल्क है उस शुल्क को दीजिए, जिससे विद्यालय की भी व्यवस्था चल सके और हम जैसे शिक्षकों को भी धन की प्राप्ति हो सके, क्योंकि धन के बगैर जीवन व्यर्थ हो जाता है। कहते हैं जड़ है तो नर, नहीं तो खंड है। इस अपील के साथ आप आएंगे, अपने छात्रों का, अपने पालियों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और विद्यालय और समाज दोनों का सहयोग करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 10 की जो 2020 की 21 की परीक्षा होने वाली, 2021 की बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उस बोर्ड परीक्षा में जो पहला निर्धारित चैप्टर है वह है प्रकाश। इस चैप्टर को हमने आपको पढ़ाया है और आप सभी ने इसका नोट भी बना रखा है। कुछ बच्चों का नोट व्हाट्सएप के माध्यम से मिला, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। खास कर नेहा चौरसिया नाम की बच्ची ने नोट भेजा था, बहुत प्यारा नोट उसने बनाया है। फिलहाल इस चैप्टर को मैं पूर्णतः रिवाइज कर देता हूँ और रिवाइज करने के बाद आगे आपको पढ़ाया जाता है। तो इस चैप्टर में पहली चीज क्या है? प्रकाश। अब बात आती है कि भौतिक विज्ञान में प्रकाश क्या चीज होता है, तो आपको 2 परिभाषाएं याद होंगी, हमने प्रकाश की पढ़ाई थी। पहली परिभाषा, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी, ऊर्जा है, जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। पहली चीज क्या कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। जैसे मान लीजिए कोई अंधेरा कमरा था, कमरे में कहाँ डेस्क रखा है, कहाँ बेंच रखी है, कहाँ किताबें रखी हैं, कहाँ कोई और वस्तु रखी है, हम अंधेरे कमरे में नहीं देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही एक प्रकाश की लौ जला देते हैं, उस लौ को जलते ही हमको सारी चीजें बिल्कुल दिखाई देने लगती हैं और ये पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी हुई है और उसका आकार कैसा है। तो कैसे दिखा हमको? जब वहाँ हमने एक लौ जलाई, एक प्रकाश किया, तो प्रकाश की पहली परिभाषा हो गई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है।
जो हमारे आंख की रेटिना को संवेदित करता है, संवेदित करता, यानी कि प्रकाश क्या है? यह वैद्युत चुंबकीय तरंग है और इस वैद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता क्या होती है? यह मनुष्य के आंख की रेटिना को क्या करता है? मनुष्य नहीं, समस्त जीवों के आंख के रेटिना को संवेदित करता है। तो प्रकाश की ये दूसरी परिभाषा हो गई। अब आपको उस समय लिखाते समय जब हमने पिछली बार कक्षाओं को पढ़ाया था तो उसमें प्रकाश के तमाम गुण बताए थे। तो अगला टॉपिक आपका बनता है प्रकाश के गुण। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। पहली परिभाषा में प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है, पहली बात हो गई। दूसरी, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। टॉपिक काम आएगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारे आंख की रेटिना को संवेदित करता है। अब तीसरी बात क्या हुई? प्रकाश के गुण। अगला चीज है कि प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रकाश के गुण, प्रकाश का गुण क्या होता है? अब देखिए, पहला चीज प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। नंबर 2, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। यानी कि ये जब कभी भी प्रकाश चलता है तो चलता हुआ प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, बल्कि क्या करता है कि ये माध्यम के कणों को प्रकाशित करता है और माध्यम के कण भी प्रकाशवान होते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। तीसरा गुण क्या हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। यानी कि प्रकाश जब भी चलता है एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। चौथा गुण क्या हो गया? प्रकाश में परावर्तन होता है। पांचवा गुण क्या हो गया? प्रकाश में अपवर्तन होता है। और छठा गुण क्या हो गया? प्रकाश में विवर्तन होता है। विवर्तन। सातवां गुण हो गया प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश का ध्रुवण होता है। ये आपके प्रकाश के गुण हो गए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आपको बताया गया कि प्रकाश ऊर्जा है एक प्रकार की, जिसका काम क्या है कि वो हमको वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, यानी कि वस्तु से दिखाई देने लगते हैं। दूसरा गुण आपको बताया कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, ये खुद ही नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि जिस माध्यम में चलता है उस माध्यम को प्रकाशित कर देता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, आपको पहले दिखाया गया था। प्रकाश में परावर्तन होता है,
प्रकाश में अपवर्तन होता है, आपको चैप्टर शुरू कर दिया गया था। प्रकाश में विवर्तन होता है, कक्षा 12 पढ़ाया जाएगा। प्रकाश में ध्रुवण होता है, ये कक्षा 12 पढ़ाया जाएगा। ये प्रकाश के सामान्य गुण हो गए। साथ में आप इसके तरंगदैर्घ्य के बारे में लिख सकते हैं कि आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ऐसे तमाम सी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आपको आसानी से बताई जा सकती हैं प्रकाश के गुणों में। अब जो आपका मूल टॉपिक आता है, जो अत्यंत के सिलेबस में है, वो प्रकाश का परावर्तन। आपका मूल टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? मूल रूप से जो प्रकाश का परावर्तन होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक परावर्तन होता है जो आपको पढ़ाया जाएगा और दूसरा जो बताया जाएगा। क्या होता है? नियमित अनियमित परावर्तन, अनियमित या विचलित परावर्तन। और दूसरा क्या होता है? नियमित परावर्तन। हम अपनी टॉपिक में जब भी परावर्तन शब्द का बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, तो वो हमारा जो ध्येय होगा वह नियमित परावर्तन को बताने का ध्येय होगा। यानी कि प्रकाश के परावर्तन शब्द से आप क्या समझेंगे कि प्रकाश का नियमित परावर्तन। अनियमित या विचलित परावर्तन जो होता है वह थोड़ी सी घटना के बारे में आपको बता दिया जाएगा। अब इसी बीच में आप कुछ चीजें और जान लीजिए। कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाई जाती हैं दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, या दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं, इनको लिखना नहीं है, केवल कहीं पूछने में बताने के लिए आपको बता दिया जाएगा कि आप इसका ज्ञान रखें। तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसको लिखना नहीं है, इसका नोट नहीं बनाना, ठीक है। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। दीप्त वस्तुएं बताती हैं। ये वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारा, विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती। क्या होता है? ये जलाई जाती हैं या जो जलती हैं वो स्वयं के प्रकाश से, यानी कि इनके अंदर स्वयं ही प्रकाश होता है। ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होती हैं, इसलिए इन वस्तुओं को हम कौन सी वस्तु कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और दूसरी वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से न प्रकाशित होकर के दूसरों के प्रकाश से प्रकाशमान होती हैं, उन वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो क्या हुआ कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है,
जैसे आप जानते हैं कि चंद्रमा क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश में प्रकाशवान होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो चंद्रमा प्रकाशित होती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो चंद्रग्रहण लग जाता है। इसी तरीके से जैसे आप शीशा ले लीजिए रिफ्लेक्ट कराने के लिए, तो अगर कोई व्यक्ति अंधेरे छाए में बैठा हुआ है और आप शीशा लेकर के जाते हैं और सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो उसकी आंख पर ऐसा प्रकाश पड़ता है जैसे लगता है कि उस शीशे में ही प्रकाश है, लेकिन वास्तव में उस शीशे में प्रकाश नहीं होता है। वो अदीप्त होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके वो दीप्त हो जाती है। ऐसी वस्तुओं को कि जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशवान ना हो बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब हम आ जाए प्रकाश के विशेष परावर्तन पर। तो प्रकाश का विशेष परावर्तन क्या होता है? विस्तृत परावर्तन क्या होता है? विस्तृत परावर्तन, प्रकाश का विस्तृत परावर्तन। अब क्या होता है कि जब प्रकाश किसी रुक्ष तल से टकराता है, ऐसे आएगा, यहाँ टकराएगा, परावर्तन करने का मान मिलेगा, यहाँ टकराएगा, ऐसे मान जाएगा, यहाँ टकराएगा, ऐसे मान जाएगा, मतलब परावर्तन के नियम का तो पालन करेगा, लेकिन जो आपके द्वारा परावर्तित करने वो किसी तारतम्य में नहीं होगी, चारों तरफ फैल जाएंगी। ऐसे परावर्तन को प्रकाश का विशेष परावर्तन कहते हैं। जैसे विशेष परावर्तन की चर्चा कहाँ आएगी कि जैसे मान लीजिए कि किसी दीवार पर, किसी टाट पट्टी पर, किसी ऐसी जगह पर कि जो तल में नियमित ना हो, समतल ना हो, तब प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। तो ऐसे परावर्तन को हम प्रकाश का विशेष परावर्तन कहते हैं। अब विशेष परावर्तन में जैसे प्रकाश आती है, दीवार रुक्ष है, थोड़ी सी अप डाउन समतल नहीं है, तो वहां पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और विभिन्न दिशाओं में फैल करके पूरे कमरे में प्रकाशित हो जाता है। ऐसे परावर्तन को प्रकाश का विशेष परावर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश का नियमित परावर्तन जो हम लोगों को पढ़ना है, उसको हम सामान्य भाषा में केवल प्रकाश का परावर्तन शब्द ही प्रयोग में लाते हैं। तो क्या है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी कि अगर प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर, एकदम बिल्कुल समतल कोई तल हो, चिकना तल हो, उस पर टकराए और टकरा
प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पुनः एक बार देखिए, प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके कुछ नियम होते हैं। ऐसे ही नहीं कहीं भी टकराए कैसे भी चलेंगे, नहीं, एक कुछ नियम होता है। उस नियम के तहत प्रकाश किरण आती है, टकराती है और फिर उसी नियम के अनुसार वापस चली जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब क्या हुआ? दो सिद्धांत हुए। पहला सिद्धांत हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण छूट रहा है, किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होते हैं वो तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब एक तल में होना, ये चीज जरा सा गौर करने की चीज है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। इस बात का कारण कि जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, तो ये जो ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड है, इस पर जितने भी अक्षर लिखे गए हैं ये बोर्ड के ही तल में तो है, ऊपर नीचे तो है नहीं। ऐसे ही जो तीन किरणें आती हैं, पहली किरण आपतित, दूसरी परावर्तित और जो वहां पर अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा जाता है, स्पष्ट कर रहे हैं, वो तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक फेज में होते हैं। अब देखना आप कैसे होते हैं।
आपतित किरण है, ये किरण आकर के दर्पण से टकरा रही है और टकराने के बाद इसी बिंदु से ये वापस लौट जाएगी, आपतित किरण है। और ये जहां पर आगे टकराती है इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। किरण जो है इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। जो वापस लौट जाएगी टकरा के उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और ये जो आपतन बिंदु है, अगर इस पर इस तल के लंबवत एक रेखा खींची जाए, इस रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। तो क्या चीज है कि आपतित किरण माने ये वाली रेखा, परावर्तित किरण माने ये वाली रेखा, और आपतन बिंदु पर अभिलंब माने ये वाली रेखा। ये तीनों ही ब्लैक बोर्ड के तल में है, एक ही तल में होते हैं। दूसरा तो कंफर्म हो गया ना, आपतित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, क्लियर हो गया। दूसरा आपको बताया गया कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण होता है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है? परावर्तन कोण। तो क्या होगा? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी जो आपतन कोण होगा जब उसको हम नापेंगे तो वह आपतन कोण परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होता है। तो दो चीजें हो गई। पहला चीज हो गया परावर्तन का पहला नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या हो गए? एक ही तल में हो गए। दूसरी चीज क्या हो गई कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण क्या हो गया? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो आज आपको परावर्तन के बारे में पढ़ाया गया। यद्यपि ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं, संभवतः आप सभी लोगों ने पूर्ण रूप से बढ़िया व्यवस्थित नोट बनाया होगा। जो लोग नोट बनाए हैं वो ग्रुप पर डाल दें, नोट चेक कर लेंगे। जो नहीं बनाए हैं वो फिर से नोट बनाना शुरू कर दें। कल से आपको व्यवस्थित और व्यवस्थित कक्षाएं प्राप्त होंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, यथाशीघ्र विद्यालय पर आइए और रजिस्ट्रेशन अवश्य और अनिवार्य रूप से करवा लीजिए। फिर अगली कक्षा में कल मिलते हैं। तब तक के लिए